हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 7 जुलाई 2024 को जो सीटेट का पेपर हुआ है उसका हम एनालाइज करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको हर क्वेश्चन का बताऊंगी कि ये आपकी कौन सी एनसीईआरटी बुक से और कौन से चैप्टर से आया है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपके सीटेट के एसएसटी वाला जो पोर्शन आता है उसमें आपकी एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। मैं हमेशा बताती हूँ और आज भी मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी से बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आया था और पेपर पिछले साल के मुकाबले देखो तो इजी था। ठीक है, मैं केवल और केवल उसकी बात कर रही हूँ जो एनसीईआरटी से रिलेटेड आया, कंटेंट से जो रिलेटेड आया वो काफी इजी था। अभी देखते हैं हम इसको, हर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी एनसीईआरटी से आया है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है 31। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिनके उन संगठनों व बालवाड़ियों यानी कि क्रैच सुविधाएं अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी से अधिक थी। वो थी 30 से अधिक। कितने से अधिक थी? 30 से अधिक थी। ठीक है, और ये देखो आपकी 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में से चैप्टर नंबर 5 से आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो सारे क्वेश्चन एक मैंने सारे देखे हैं। आज पेडागोजी का डिस्कस नहीं करेंगे, पेडागोजी हम कल डिस्कस करेंगे। आज केवल हम एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आए हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं आपको इस चीज का प्रमाण दूंगी। आरंभिक वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। अब देखिए कौन कौन से मुद्दे उठाए थे। पहला है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। ठीक है, गरीबी के जो मेन कारण है वो अंग्रेज है, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, हमारे देश से धन निकाल के वो अपने देश भेज रहे थे, तो इसलिए हमारे देश के जो लोग थे वो गरीब होते जा रहे थे। दूसरा है, इनसे मांग की कि लगान कम किया जाए, यानी कि अंग्रेजों से क्या बोला कि लगान को कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। तीसरा है, इससे सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। चौथा है, इनसे मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। पहला और दूसरा सही है कि कांग्रेस का कहना था कि गरीबी किसकी वजह से हो रही है, अंग्रेजों की वजह से हो रही है, और ये जो इससे जो लगान जितना लिया जा रहा है लोगों से उस लगान को कम करने की मांग की गई थी। बाकी सिंचाई का कोई मुद्दा नहीं था और मनोरंजन का तो कोई दूर दूर तक मुद्दा था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। और देखो ये जो आया है आपका, ये वाला आया है आपका 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 से। उसमें सारे मंडलों के बारे में दे रखा है। अब देखो स्थल मंडल किससे संबंधित है। स्थल मंडल जो है वो संबंधित है आपके चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है। जल मंडल किससे संबंधित है, जल के विभिन्न स्रोत। ठीक है, और आपका वायुमंडल किससे संबंधित है, वायु की पतली परत। और जैव मंडल किससे संबंधित है, वो है पादप और जीव जंतु। तो जहां जैव मंडल होगा वहीं पर पादप और जीव जंतु पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जहां जैव मंडल होगा वहां ये तीनों मंडल भी होंगे, वहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, जब तीनों मंडल होंगे तो वहां पर जो जीवन है वो संभव हो पाएगा, प्राणी जो है वो रह पाएंगे, क्योंकि उनको पानी की भी जरूरत है, हवा की भी जरूरत है और जमीन की भी जरूरत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 33 का। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। ए है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। और बी है, इसमें किसी भी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। सी है, धम्म के विचार शुद्ध बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। डी है, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कि ये सारे ही सही हैं। और देखो ये आया है 43 वाला जो आंसर है इसका हो जाएगा तीसरा वाला सही। ये सारे ही सही हैं। और इसका जो आया है ये आया है आपका 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, अशोक वाले चैप्टर से आया है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। देखो ये आपका आया है हिस्ट्री से। ठीक है, ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, पृथ्वी की शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वो सबसे पुरानी प्लेट है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्लेट कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की ही है। और देखो ये जो आया था ना ऑस्ट्रेलिया वाला, जो आया था कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, ये आया था आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38। देखो हो सकता है एक दो क्वेश्चन के आंसर मेरे
जो आपकी आंसर की आएगी सीटेट की उससे मैच ना करें। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा जो मैं आंसर बता रही हूँ और जो आपकी सीटेट आंसर की देगा, ठीक है, जो आपकी बोर्ड आंसर की देगा उसमें और मेरी आंसर की में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन का हो सकता है मे बी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये जो पूरा पेपर देखा तो मेरे को लगा कि हाँ ये पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आया है और मैंने ठीक से देखा है इसको, बहुत ठीक से देखा, मतलब पिछले 2 घंटे से मैं इस पेपर को देख रही थी कि इसमें क्या क्या आया है, किस तरह से ये पेपर आया, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा बता दिया जाए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है, कौन सी एनसीईआरटी से आया है, ताकि आप लोगों का ये जो भ्रम है कि आप दुनिया भर के नोट्स खरीद खरीद के पढ़ते हो वो भ्रम आपका टूट जाए। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं अपने चैनल पर 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एनसीईआरटी बहुत विस्तार से पढ़ाई है, उसके एमसीक्यू भी डाले हुए हैं और एमसीक्यू आपको इस तरह के ही मिलेंगे जिस तरह के सीटेट में आते हैं, तो आप उनसे पढ़ाई कर लीजिए। आप जिन लोगों ने मेरी बात मानकर एनसीईआरटी पढ़ी होगी चैनल पर, ठीक है, एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता चैनल पर पढ़ी होगी और उन्होंने एमसीक्यू भी अच्छे से किए होंगे, तो वो बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को कर लिया होगा उन्होंने, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं माना होगा, जो दूसरों के नोट्स पर ही निर्भर रहे होंगे, तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है कि वो क्या करके आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कुछ संकल्पना दे रखी है और कुछ उदाहरण दे रखे हैं, यानी कि ये संकल्पना किससे संबंधित है। देखो ये ना कुछ मिक्सअप सा आया है इसमें, ये भेदभाव, असमानता, रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह, तो ये जो चीजें हैं, ये जो संकल्पनाएं दे रखी है, ये अलग अलग चैप्टर से दे रखी है। 6th क्लास के पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया ये वाला क्वेश्चन और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से मिक्सअप आया है, ठीक है। और इसका कुछ अंश आपको रूढ़िबद्ध धारणा का पूर्वाग्रह का जो कुछ अंश है वो आपको 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में भी मिलेगा। पहला है आपका भेदभाव। भेदभाव देखिए किससे संबंधित है, आपका भेदभाव संबंधित है कि महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं या वह गर्भवती हैं। बी है असमानता। असमानता का क्या मतलब है, असमानता का मतलब हो जाएगा कि इसका हो जाएगा पहला, समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन, ठीक है। रूढ़िवादिता क्या होती है, रूढ़िवादिता होती है आपकी, सी का हो जाएगा 4, कि ये धारणा बना रखी है कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं या लड़कियों को ही खाना बनाना चाहिए क्योंकि वो घर संभालना जानती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। और पूर्वाग्रह क्या है कि ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, ठीक है, ग्रामवासी कैसे लोग हैं, वो अंधविश्वासी लोग हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। मैं इसको कल ही आपको अपलोड करके दे देती, लेकिन क्या हुआ, जिनसे मुझे पेपर लेना था मैंने उनको फोन किया और वो कुछ काम में बिजी थे, गई हुई थी कहीं पर, और तो फिर इसकी वजह से उन्होंने रात को पेपर दिया और फिर रात को मेरे को नींद आ रही थी, तो मैं भी अपना घर का काम निपटा कर बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई का देखकर होमवर्क करवा के मैं भी सो गई थी। तो फिर अब मैं सुबह उठी हूँ तो फिर मैंने ये पेपर पढ़ के देखा है, इसलिए लेट हो गया, ठीक है। और आप लोग भी मुझे भेज सकते थे, जिसके पास भी ये पेपर था, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मैसेंजर में भेज सकते थे, पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। कोई बात नहीं है, मैंने उनसे मांग लिया था, एक मेरी जान पहचान वाली है, मेरी फ्रेंड है, तो मैंने उनसे मांग लिया था, उन्होंने दिया है ये पेपर मुझे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। अब देखिए कॉफी के लिए कैसे वातावरण की आवश्यकता होती है। कॉफी के लिए जरूरत होती है गर्म जलवायु और उच्च बारिश, यानी कि ज्यादा बारिश होनी चाहिए, गर्म जलवायु होनी चाहिए। और चाय के लिए कैसी जरूरत होती है, ठंडी जलवायु हो, क्योंकि चाय कहाँ होती है हमारे यहाँ, असम में। असम में ठंडी जलवायु है और शुष्क जलवायु है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, ठीक है, यानी कि दोनों ही जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। देखो ये वाला जो आया था, ये वाला जो क्वेश्चन आया था मैं बताना भूल गई, क्वेश्चन नंबर 39, ये आया था आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर का नाम है कृषि। देखो उसी चैप्टर से आया है, पूरे ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको लाइन टू लाइन, ठीक है। जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ना सारे लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। देखो ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका एनसीईआरटी से ही आया है। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें रियासतों के बारे में दे रखा है और उसमें पूरी की पूरी लाइन दे रखी है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा आपका 4th। ये जो भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी ये कब से कब तक थी, 1947 से 48 तक और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली हुई थी, ठीक है।
और उनको क्या दी जाती थी, उनको प्राइवेसी पर्स की सुविधा थी, यानी कि कुछ पेंशन पे उनको रखा जाता था। बाद में जो इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी, उन्होंने प्राइवेसी पर्स की जो सुविधा थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी थी कि भाई हमारा भारत आजाद हो गया है और भारत आजाद भारत में सब लोग कैसे हैं, समान है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 41। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखते हैं। अतीत में व्यक्ति व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए ये कुछ चीजें दे रखी है ए में सूची और इस सूची बी में, अभी हम इनका मिलान करते हैं। तो देखते हैं इसको। पहला है बैरी गाजा। तो बैरी गाजा का जो संबंध है वो किससे है आपका, वो हो जाएगा आपका भरूच से। किससे, भरूच से। श्रेणियां क्या थी, देखो ये आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी से आया, चैप्टर नंबर 2 से। उसमें दे रखा है शिल्पकारों और जो व्यापारिक संघ थे उन वो किस तरह से बटे हुए थे, श्रेणियों में। ठीक है, और कई सारे संगठनों को, जो व्यापारियों के जो संगठन थे उनको बोला जाता था नगरम। ठीक है, और एरेटाइन एक पात्र है, देखो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया है। वो कैसा है, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन थे। एरेटाइन जो थे वो पात्र थे। डी है आपका गृहपति। गृहपति कौन थे, स्वतंत्र कृषक थे। तो ये मिक्सअप पूछा गया है, ये जो शब्दावली है ये क्या है, मिक्सअप है। ये 6th क्लास से भी आई है और 8th क्लास से भी आई, 7th क्लास से भी आई है। तो इसका 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि 2 से 1-2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके जो आंसर हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल एज इट इज नहीं मिलेंगे। नहीं तो सारी की सारी क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बता रही हूँ, और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर वही मिलेंगे जो आंसर की आएगी। ठीक है, आप चाहें तो मिला, अब मैं वीडियो आपको अपलोड करके दे रही हूँ, बाद में आप मिलान करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि भाई मैम आपके इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत थे। गलत नहीं होंगे, 1 या 2 मैं नहीं कह सकती कि हो सकता है मे बी वो गलत हो जाए। नेक्स्ट है आपका 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्यों। देखो ये वाला जो चैप्टर है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने हमेशा बताया कि ये जो चैप्टर है महिला एवं समाज सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, और ये इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। ए है वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। मतलब जो औपनिवेश भारत था 19वीं सदी के औपनिवेश भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि क्यों पढ़ाया जाता था घर पे, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ घर का काम कर सकें, नहीं, गलत है ये। बी, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनको लगता था कि अगर घर के बाहर जाएंगी लड़कियां तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगी। गाँव में अभी भी ऐसे लोग मानते हैं कि अगर हम लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजेंगे शहर में या कहीं हॉस्टल वगैरह में भेजेंगे तो लड़कियां क्या है, बिगड़ जाएगी, इसलिए वो लोग पढ़ाते नहीं है। सी है लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों के से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। देखो जो पुरानी मूवियां है ना उसमें भी ये दिखाया जाता है कि पढ़ी हुई लड़की है, लेकिन अगर कोई लड़का उसको देखने आता है तो माँ बाप क्या करते थे, झूठ बोल देते थे कि भाई ये हमारी जो लड़की है ये पढ़ी लिखी नहीं है, ताकि वो शादी को मना ना करते। पहले क्या था कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी उनको ऐसा लगता था कि भाई इन लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये घरेलू लड़कियां नहीं है, ये घर के कामकाज नहीं करेंगी। ठीक है, बी और सी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नीचे दिए गए कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। देखो ये वही है 8th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ठीक है, उसी से आया ये क्वेश्चन भी। ए है उनके अनुसार सारी मानव जाति एक ही है, बिल्कुल सही है। बी है उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो ये मुझे गलत लगा कि उन्होंने सभी गुरुओं को नहीं बोला होगा, क्योंकि वो आलोचक थे हिंदू धर्म के। ठीक है, हिंदू धर्म में जितनी भी कुरीतियां हैं और ये जो ग्रंथ हैं उनके आलोचक थे। तो ये जो ऑप्शन होगा वो पहला वाला सही होगा, बी वाला आपका गलत होगा। ठीक है, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 47 वाला। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युग्म का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखो ये सेल दे रखी हैं और ये उनसे संबंधित निर्माण दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें मिलान करना है कौन से सेल का निर्माण किस तरह से होता है। और ये आपका आया है 47 वाला जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 से आया है। अब देखिए अग्निय सेल कौन से होते हैं, द्रवित मैग्मा होता है। ठीक है, द्रवित मैग्मा जब ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है, अग्नि सेल बन जाते हैं। अब साथ सेल कैसे बनते हैं कि हवा और जल आदि के द्वारा एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, या फिर हम इनकी जो एक परिभाषा ये भी है कि ये जो अग्निय सेल होते हैं ये बाद में जब टूट फूट जाते हैं हवा की वजह से या पानी की वजह से या किसी भी प्राकृतिक कारणों की वजह से, तो वो अपसादी सेलों में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और कार्यान्तित सेलों का होता है उच्च दाब और ताप के कारण ये प्रज्वलित होते हैं। यानी कि सबसे पहले लावा निकलता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, फिर अग्नि सेल बन जाते हैं, जो जब मैग्मा जो बाहर निकलता है वो किसमें बदल जाता है, अग्नि सेल में। अग्नि सेल काफी सारे वर्षों के बाद अपसादी सेल में चेंज हो जाते हैं और अपसादी सेल कार्यान्तित सेल में चेंज हो जाते हैं। तो देखियो इसका जो 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 4 आपका। पहले से मैंने लगाया हुआ है, जब मैंने पेपर एनालाइज किया था तब जब पढ़ के देखा था तभी इसका लगा हुआ है। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, सबसे लास्ट वाली होती है। और ये आया है 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से। उसमें बहुत हल्की जो गैसें होती हैं वो तैरती रहती हैं। देखो ये सारे निशान लगे हुए हैं, मैंने एनालाइज किया था तो वो जो निशान थे वो हटाए नहीं है। चलो देखते हैं 49 क्वेश्चन नंबर। एक बड़े आधार और मोटी चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है? देखो इन्होंने क्या बोला है, एक तरह से इन्होंने शंकु वाला पिरामिड के बारे में बात करी है। इस तरह का पिरामिड है, ठीक है, इस तरह के पिरामिड की बात करिए जो आपके एनसीईआरटी में केनिया का दिया हुआ है पिरामिड। इस तरह का पिरामिड दिया गया है, केनिया का दिखाया गया है वो। तो इस तरह का पिरामिड के आधार से वो चौड़ा है और चोटी उसकी कैसी है, पतली है, ठीक है। तो ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, लास्ट वाला चैप्टर है मानव संसाधन, ठीक है, उससे आया है। तो इसमें क्या है कि देखो जन्म तो इतने सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी एज से पहले ही वहां पर मरते भी जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि मृत्यु दर भी ज्यादा है, जन्म दर भी ज्यादा है, मृत्यु दर भी ज्यादा है। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। ए और बी दोनों सही है, यानी कि उच्च जन्म दर है इसलिए आधार में चौड़ा है और ऊपर जाते जाते पतला है, क्योंकि जो वृद्ध आयु वर्ग में क्या है, उच्च मृत्यु दर है। यानी कि जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे ही लोग ज्यादा संख्या में मर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प को चुनें। अब पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही है। और जब वो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको हम परिभ्रमण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपने अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। 33.5 डिग्री का कोण नहीं बनाती, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था? यानी कि जो केसरी नामक अखबार था वो किसने निकाला था? अब देखो इन्होंने, जिनका ये पेपर है उन्होंने भी ये लाला लाजपत राय वाला टिक किया है, लेकिन लाला लाजपत राय पंजाब एक केसरी थे, ठीक है। उनका नाम, उनको प्यार से पंजाब के लोग क्या बोलते थे, पंजाब एक केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो अखबार निकाला था वो लाला लाजपत राय ने नहीं, वो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था, ठीक है, इन्होंने निकाला था। और ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से आया है, ठीक है, उसमें ही दे रखा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। अमेजन बेसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो अमेजन बेसन के बारे में कौन से एनसीईआरटी में दे रखा है, ये दे रखा है 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 6 में दे रखी है ये सारी चीजें। अमेजन बेसन भी दे रखा है उसमें, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी दे रखा है, ठीक है, गंगा बेसन भी दे रखा है। तो देखते हैं इसका कौन सा सही है। पहला है आपका ए, पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम्र वायु रहती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके उत्तर में क्या है आपका अमेजन बेसन है, ठीक है, अमेजन नदी बह रही है। तो अब देखो भूमध्य रेखा के आसपास है उसका उत्तर, है ना, दक्षिण अमेरिका का। तो वहां पर कैसी जलवायु है, वहां पर गर्म होगी क्योंकि सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो गर्म जलवायु है। और जब गर्म जलवायु है तो नम भी होगी क्योंकि ये समुद्र के आसपास वाले इलाके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बी, यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, नहीं यहाँ पर गहन कृषि होती है। अगर कृषि होती है तो गहन कृषि होती है, जैसे हमारी जो ये है ना गंगा यमुना का जो दोआब है, ठीक है, गंगा यमुना जो नदियां निकल के जा रही है, जैसे यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है वैसे ही अमेजन बेसन की नदी बहुत उपजाऊ है। और जो अमेजन बेसन के जो जंगल है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कि पृथ्वी के वो फेफड़े हैं, मतलब बहुत बड़े विशाल जंगल हैं। और उनको पूरा देखने के लिए देखो नेक्स्ट हेडिंग में दिया हुआ भी है कि बेसिन के कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि वो इतने घने वन है वहां पर अमेजन बेसन में कि आप वहां पर जा भी नहीं सकते हो, ठीक है, इतने घने। और सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो इन्हीं जंगलों में पाई जाती है जो अमेजन बेसन के है। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 53 का, वो हो जाएगा पहला, ए सी और डी सही है, ठीक है।
बी वाला गलत है इसमें, मुझे ऐसा लगा कि बी गलत है, क्योंकि वहाँ पे कर्तन दहन कृषि नहीं होती होगी, क्योंकि वहाँ की जो जमीन है वो काफी उपजाऊ है, और कर्तन दहन वाली जो कृषि होती है वो कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में होती है ना। नेक्स्ट है आपका, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना हो तो यह किस रंग से दर्शाया गया है। एनसीईआरटी में इसको भूरे रंग से दर्शाया गया है। दक्कन के पठार को कैसे रंग से दर्शाया गया है, भूरे रंग से दर्शाया गया है, जबकि काले रंग से दर्शाना चाहिए था। काली मिट्टी मिलती है दक्कन के पठार में, लेकिन उन्होंने भूरे रंग से इसको दर्शाया गया है, ठीक है। और कई जगह है ये जो मानचित्र है, अभी हाल फिलहाल में जब मैं 10th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी करा रही हूँ, उसमें भी एक मैप दे रखा है जिसमें जो दक्कन का पठार है उसको ब्लैक कलर में दिखाया गया है, लेकिन सॉरी भूरे कलर में ही दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से मृदा अपारदन और क्षीणता को नियंत्रण करने के उपायों का चयन कीजिए। मृदा अपारदन और क्षीणता को नियंत्रण करना किस तरीके से हम कर सकते हैं नियंत्रण, जो मृदा खराब हो रही है उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो इसमें पूछा गया है। तो ए है मल्च बनाना, यानी कि जो भूमि है उसको क्या करना है, हमें पूरी तरह से पौधों से ढक देना है, जिसकी वजह से भूमि का अपर्दन ना हो, यानी कि भूमि वायु की वजह से या जल की वजह से कटे ना। अगर पौधे लगे होंगे तो भूमि कटेगी नहीं, वो जमी रहेगी पौधों की वजह से, ठीक है। बी है अतिचरण, यानी कि पशुओं को हमें छोड़ देना चाहिए खुला, कि भाई जितनी तुम्हें घास निपटानी है निपटा लो और ऐसे ही भूमि को छोड़ दो, तो हमें ऐसा नहीं करना है। चराई एक लिमिट में करवानी है ताकि पूरी तरह से जो जमीन है वो खाली ना हो जाए, ठीक है। सी है वेदिका फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही तरीका है। और डी है बीज की फसलें उगाना, यानी कि जो हमारे खेत हैं या कोई भी जगह है उसको हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उसको पौधे लगा के रखेंगे ना तो मृदा अपर्दन नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, सी और डी सही हो जाएगा। बी वाला गलत है। अति चराई का मतलब है कि पशुओं को छोड़ देना, कि भाई तुम जितनी तुम्हें घास खानी है खा लो और पूरी तरह से पहाड़ों को नंगा कर दो, उसके ऊपर से जो पेड़ पौधे उनका आवरण हटा दो ताकि यहाँ पर भूस्खलन हो सके, ठीक है। पहाड़ों का जो भूस्खलन होता है उसकी मेन वजह यह है कि पहाड़ों पर से जो घास है या पेड़ पौधे हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपने फायदा के लिए वहां से पेड़ काट के तो ले आते हैं, लेकिन कोई लगा के नहीं आता है वहां पर, है ना। नेक्स्ट है आपका 56 क्वेश्चन नंबर। देखो ये वाला जो 55 वाला जो क्वेश्चन था, ये आया है था आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से, कृषि है चैप्टर का नाम, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 56, विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया था। देखो ये पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में से आया है, चैप्टर नंबर 2 से आया है, और उसमें लास्ट में दे रखा है कि विविधता में एकता का जो नारा दिया था वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 57, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो सर्वोच्चता की नीति कंपनी ने अपनाई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाई थी, और वो क्या बोल रही थी कंपनी, सर्वोच्चता की नीति का मतलब ये था कि जो भारत का इतिहास है वो बिल्कुल खराब है, ठीक है, भारत के लोगों में दिमाग नहीं है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल निम्न कोटि की है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। सर्वोच्चता की नीति कह रही थी कि जो इंग्लैंड का इतिहास है वो अच्छा है, इंग्लैंड के लोग ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए उनको भारत पर शासन करना चाहिए। जो इंग्लैंड के नियम है, जो रूल है वो ज्यादा अच्छे हैं, उनकी संस्कृति ज्यादा अच्छी है, उनका विज्ञान ज्यादा अच्छा है, उनका मैथ ज्यादा अच्छा, सब कुछ उनका अच्छा है, और भारतीयों का बेकार है, ठीक है। भारतीयों को उन्होंने के दिमाग में ये चीज डाल दी कि तुम क्या हो, निम्न स्तर के हो। अब देखो उसी जो सर्वोच्चता की जो नीति थी उसका प्रभाव भारतीयों के दिमाग से अभी भी नहीं गया है। अभी भी तुम लोग क्या सोचते हो कि जो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जो लोग इंग्लिश का इतिहास जानते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको कुछ नहीं आता। आपको ऐसा लगता है ना, अगर कोई बच्चा आपके घर आके इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप कहोगे अरे भाई वाह कितना इंटेलिजेंट लड़का है। अगर वही कोई और बच्चा जिसको अच्छी खासी जानकारी है विज्ञान की, गणित की, है ना, हिंदी की, अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो आप क्या सोचेंगे, अरे इसको कुछ नहीं आता, ये तो हिंदी में बात कर रहा है, सरकारी स्कूल का बच्चा है, इसको तो कुछ नहीं आता। तो ये जो विचारधारा है ये अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में फिट करी, और वो कामयाब रहे इस चीज में कि ये बताने में कि सर्वोच्चता की नीति की सबसे जो अच्छा इतिहास है, सबसे अच्छी जो चीजें हैं वो इंग्लैंड की है, और भारत की सारी चीजें बेकार है, ठीक है। और वो विचारधारा अब तक चली आ रही है, आपने अभी तक अपने ऊपर इस विचारधारा को लाद के रखा है। आज तक भी आप ये सोचते हो कि अगर इंग्लिश में बात करी जा रही है, वेस्टर्न कपड़े पहने जा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट्स पहने जा रहे हैं, निक्कर टी शर्ट पहने जा रहे हैं, तो ये जो संस्कृति है ये बहुत अच्छी है। और जो भारत की कोई लड़की है जिसने साड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो गवार है। तो ये क्या है, सर्वोच्चता की नीति में ये बताया गया था, ये समझाया गया था, भारतीयों के दिमाग में ये डाला गया था कि भाई तुम्हारा इतिहास बेकार है, यूरोप वालों का इतिहास अच्छा है, तुम उसको अपनाओ, और वो इसमें कामयाब रहे। अब देखो ए है, कंपनी ने दावा किया कि
उनका अधिकार सर्वोच्च नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंपनी कह रही थी कि उनका अधिकार जो है वो सर्वोच्च है और सबसे सही तरीके से जो शासन कर सकता है वो अंग्रेज लोग कर सकते हैं, भारतीय लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। ठीक है। बी है अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो ऐसा नहीं था, उसमें यही था कि मेन जो था कि उनको ऐसा लगता था कि भाई हम ज्यादा अच्छे हैं भारतीयों के मुकाबले, ये था सर्वोच्चता की नीति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 58। और ये जो लद्दाख है, लद्दाख के बारे में हमारे 2 जगह एनसीईआरटी में बोला गया है। जो क्वेश्चन नंबर 58 है, क्लास 6 में भी बोला गया है, क्लास 7 में भी बोला गया है। अब देखो 6 क्लास में चैप्टर नंबर 1 में बोला गया है पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में, जबकि क्लास 7 में ज्योग्राफी में बोला गया है चैप्टर नंबर 7 में ज्योग्राफी एनसीईआरटी में। ठीक है। पहला जो था सॉरी वो पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी थी। 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 और 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है रेगिस्तान। ठीक है। तो रेगिस्तान 2 प्रकार के रेगिस्तान है हमारे यहाँ, एक लद्दाख है और एक राजस्थान है। ठीक है। तो राजस्थान के बारे में सब जानते हैं, लद्दाख के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लद्दाख कैसा एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है। ए है लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां गुजरती हैं, बिल्कुल सही है, सिंधु नदी जो है वो लद्दाख से ही होकर निकलती है। बी है अधिक, देखो अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर जो तेज हवाएं चलती रहती हैं। सी है हिमालय के वृष्टि छाया के क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च बारिश पाई जाती है, बिल्कुल नहीं, यहाँ बारिश नहीं होती है, और अगर बारिश भी होती है तो वो क्या होती है, वो बर्फबारी होती है। ठीक है। और बर्फ वैसी होती है कि वो कभी पिघलती ही नहीं है साल से साल। तो यहाँ का जो जमीन है वो कैसी है, वो रेगिस्तान के रूप में है। ठीक है। रेगिस्तान है यहाँ की जमीन। डी है यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाली ताप का अनुभव कराती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका केवल ए और बी सही है। ठीक है। लद्दाख के विषय में ए और बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ए है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए कथन ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में, इसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। यानी कि देखो ये आपकी पृथ्वी है, एक बार थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको, फिर आपको पता रहेगा कि इन्होंने पूछा क्या है। जब तक आप डीप में नहीं देखेंगे ना एनसीईआरटी, आपका सीटेट 101% नहीं क्लियर होगा। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी उन्होंने आधे भी क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आए होंगे कि क्या है। अब देखिए ये आपकी ग्लोब बन गई। ठीक है। इस तरह से ये आपकी ग्लोब मान लीजिए कुछ कुछ। ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, वीक है, तो इस तरह से है। अब देखो एक ग्रीनविच रेखा खींची गई है। ठीक है। ग्रीनविच रेखा खींची गई है बिल्कुल बीचों बीच वाला जो देशांतर है 0 डिग्री वाला, उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच। तो ग्रीनविच जो देशांतर है, ग्रीनविच के अगर हम इधर जाएंगे तो जो समय होगा वो आगे होगा। ठीक है। जैसे हमारा भारत इस ग्रीनविच से आगे है, तो हमारा समय ग्रीनविच से कितना आ गया है, 5.5 घंटे आ गया। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया है, और आपको ऐसा लग रहा होगा किसी बड़ी क्लास का। 6 क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से आया है। 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 से। अगर इधर जाएंगे तो जो समय होगा वो पहले होगा, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य की सबसे पहले किरणें कहाँ, कौन कौन से देशांतर पड़ेंगे, इधर वाले पे, इधर वाले पे, इधर वाले पे, इधर वाले पे। हमारे यहाँ के टाइम में और ग्रीनविच के टाइम में कितने अंतर है, 5.5 घंटे का है। और अगर इस ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय कैसा हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है। ग्रीनविच से आगे समय होगा पूर्व में, और पश्चिम में कैसा होगा, पीछे होगा। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आई हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल गलत। पृथ्वी की जो दिशा है घूमने की वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये भी उसी चैप्टर से, देशांतर और अक्षांश वाले चैप्टर से है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पहला, कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, सिसोदिया राजपूतों को। और देखो इसका जो सही आंसर है ये सिसोदिया राजपूत है। उसको अकबर को ऐसा लग रहा था कि अरे भाई इनको अगर हम जागीर देंगे, इनको लोभ लालच देंगे तो राजपूत ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ से भगाने वाला कोई नहीं होगा, ये अकबर की रणनीति थी। तो आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आई हूँ, और देखना मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको, 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने भी सारी चीजें खंगाल के एनसीईआरटी से ही निकाली है। और आगे का जो पेपर है 61 से जो पेपर मिलेगा वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आप
आपका कोई फ्रेंड या आपके छोटे बहन भाई को जरूरत है कि सीटेट की वो तैयारी फ्री में कर सकें, तो आप उनको मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कराया गया है। प्लस मेरे चैनल पर आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर मिलेंगे, जो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसकी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक, मैंने अब तक 2014 से 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको बहुत डिटेल में और आराम आराम से समझा के कराया था, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अभी कराया है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है, कोई भी बात करनी है, आज शाम 5 बजे मैं लाइव क्लास में आ रही हूँ, तो उस लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें, और वहां पर आप मेरे से लाइव कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़े। 5 बजे मैं पहली बार लाइव ले रही हूँ, तो प्लीज आप जुड़े वहां पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।